मॉर्निंग और स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और ये मैच मेरे साथ खेलेंगे नीरज बाजपेयी। नीरज जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले देख लेते हैं किस तरह की पिच पे आज का ये मैच होने वाला है। और उससे पहले बता दूं, आप लंबे अरसे से हम बता रहे थे, सबकी नजर होगी एफओएमसी की 2 दिनों की बैठक में। कल देर रात फेड चेयरपर्सन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली हाईलाइट करा, हालांकि जैसे एंटिसिपेटेड था फेड ने वो टर्मिनोलॉजी में बदलाव जरूर करा है, लेकिन फेड को सुन के आपको लगेगा कि थोड़ा सा वो डविशी साउंड कर रहे हैं, शायद ब्याज दरें जल्द बढ़ती हुई नजर ना आए। इसलिए अमेरिकन मार्केट में तो एक समय फेड मीट को अप्रोच कर रहा था जब बाजार तो अच्छा खासा प्रेशर था, 100-200 पॉइंट के आसपास की कमजोरी थी, और वहां से देखिए आप शार्प और स्मार्ट रिबाउंड देखने को मिला। ऑलमोस्ट दिन के हाईस पे 1-1.25% के आसपास अमेरिकन मार्केट पॉजिटिवली क्लोज हुए हैं। वहीं से एशियन मार्केट्स ने क्यूज पिकअप करें तो अक्रॉस एशिया हम देख रहे हैं हरे निशान के साथ कामकाज होता हुआ। एसजीएक्स निफ्टी इस बीच में दर्शा रहा है कि ऑलमोस्ट 1% के आसपास के पॉजिटिव मूव के साथ शायद भारतीय बाजारों की शुरुआत होती हुई नजर आए। तो क्यूज पॉजिटिव है। नीरज जी, ऐसे में किस तरह की रणनीति होगी? डेफिनेटली खरीदारी की तरफ झुकाव होना चाहिए, लेकिन मेरे सेक्टर्स ये मानते हैं कि घरेलू फ्रंट पे जो बहुत सारी खबरें चल रही हैं उसके आधार पर कुछ स्टॉक ओवरटली ऑप्टिमिस्टिक होने की जरूरत नहीं है। हाँ, जरूरत नहीं, और स्टॉक स्पेसिफिकली शॉर्ट करने के भी बहुत अच्छे मौके होंगे, क्योंकि गैप अप होगा तो और अच्छा अपॉर्चुनिटी होगी आपको शॉर्ट करने की। तो एक मिली जुली टीम आज भी होगी। थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा कि इतनी तेजी में, लेकिन सेक्टर्स को भी लगता है कि शॉर्ट्स के मौके इस बाजार में भी आपको मिलेंगे। तो एक मिक्स टीम हमारी होगी। आपकी स्ट्रेटजी फोकस खरीदारी पर ही करेंगे हम। आपसे वाकिफ है, जो आप कह रहे हैं उससे हम भी कॉन्कर करते हैं कि जिस तरह से गैप अप होगा। बड़ा सवाल आज के ट्रेडिंग सेशन में ये होगा कि वो गैप अप सस्टेन हो पाता है या फिर हम उस पर फोल्ड अप बिल्ड ऑन कर पाते हैं। मेरे ख्याल को अब तक तो सबको लेकर उसको भी कंफ्यूजन है कि किस तरह का चाल आज दिन के दौरान होगी। गैप अप तो गिवन है, लेकिन हमें लगता है कि शायद बाजार ने फेड को बड़ा गलत एंटिसिपेट करा था। एक बात तो सच है, जो पेशेंस वर्ड की बात कर रहे थे वो फेड ने चेयरपर्सन ने गिराई भी है, फेड ने गिराई भी है, लेकिन काफी अकोमोडेटिव साउंड करी थी जब वो कल रात में। मेरे ख्याल सब जग के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लोगे तमाम मार्केट पार्टिसिपेंट्स, और आप सबने सुना होगा। इनफैक्ट उसमें जो 10 लोग थे उन्होंने ये तय कर लिया कि रेट बढ़ाने, केवल टाइमिंग का इशू। रेट बढ़ाने तो खैर पता ही था हमें, जब क्यूई खत्म होना था तो उसके सितंबर में हो सकता है। जब क्यूई खत्म होना था उसके 6 महीने के अंदर या 6 महीने के आसपास जैनेट येलन ने कहा था कि दरें बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो दैट इज अ गिवन कि दरें बढ़नी है। उसकी टाइमिंग को लेकर कंफ्यूजन है, लेकिन कल की पॉलिसी को सुनकर मुझे लग रहा है काफी डविश है, क्योंकि उन्होंने बड़ी अकोमोडेटिव बात कही है, वही कि इकोनॉमी पिकअप नहीं होगी, लेबर मार्केट पिकअप नहीं होगा, पेशेंस वर्ड हटाने से मतलब नहीं है कि हम इम्पेशेंट हो जाएंगे। तो ये सब लग रहा है काफी अकोमोडेटिव पॉलिसी है, और शायद हाईली अनलाइकली है कि जून में दरें बढ़ती हुई नजर आएंगी। और बाजार यही सुनना चाहता था शायद, तो इसलिए पॉजिटिव है। और हमें लगता है खरीदारी करने के वैसे भी इंडियन मार्केट्स में आपको मौके ही ढूंढने चाहिए। तो इनहेरेंटली हम तो बुली हैं, बुल मार्केट में शायद एक छोटा सा एक करेक्शन फेज से गुजर रहे हैं, खरीदारी करने के मौके ढूंढने। नीरज जी, शुरुआत कहां से? शुरुआत वो खाट के साथ करना चाहेंगे, और कल इनके प्लांट का यूएसएफडीए ने सर्वे किया और उसमें बहुत कोई गड़बड़ी मिली नहीं। सेक्टर्स को लगता है कि काफी सारा दबाव रहता है फार्मा स्टॉक्स पे, यूएसएफडीए के नाम का एक हुआ होता है, लेकिन वो ईज होता हुआ दिखा। और कंपनी आज इस बारे में शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी, अपनी बात रखेगी कि कुछ नहीं मिला उस प्लांट में। सेक्टर्स को लगता है कि कल चूंकि इसमें एक प्रेशर देखने को मिला था उस विजिट के चक्कर में, तो आज हमें लगता है कि वो रिबाउंड होता हुआ दिखेगा। 1915 के लक्ष्य के साथ वो खाट में लॉन्ग पोजीशन बना के आज चल सकते हैं। पीसी ज्वेलर्स सेक्टर्स का ऑल फेवरेट था, और हमेशा मैंने आपसे कहा था कि इसमें अच्छी रैली देखने को मिली। देखिए 300 के पार एग्जैक्टली। और अभी भी सेक्टर्स मानते हैं कि ये बहुत ऊपर जाएगा। वो टारगेट बोलना यहाँ ठीक नहीं होगा, लेकिन सेक्टर्स लगता है कि आप ट्रेडिंग तो करते ही रहिए, रोज ये चलता है तो आप उसमें ट्रेड का फायदा उठाइए, लेकिन जिनके पास कैपेसिटी है, जो बेयर कर सकते हैं, वो एक पोजिशनल ट्रेड भी उसमें ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज 330 का लक्ष्य जरूर हासिल होगा। 318 पे स्टॉप लॉस है आशीष। फोकस खरीदारी पर ही होगा, जैसे आपने हाईलाइट करा था कि ओवरली बुलिश होने की जरूरत नहीं है, तो हम फोकस खरीदारी पे करेंगे, लेकिन लॉजिक के साथ करेंगे। हाई बीटा नाम ऐसा नहीं कि तमाम हाई बीटा नेम्स में आज तक अप मूव देखने को मिलेंगे, उस पॉकेट पे हम बिल्कुल भी फोकस ज्यादा नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक अंडरलाइंग थीम जरूर है जिस थीम को लेकर हम हमेशा कॉन्फिडेंट रहते हैं। और कई बार 2020 में हम उस थीम के बारे में हमसे जुड़े स्टॉक्स लेते रहे, जहां पे प्रमोटर्स बाइंग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको इंस्टिल करेगा कॉन्फिडेंस उस कंपनी को लेकर। और इनफैक्ट कई सारे स्टॉक्स तो हम मेरे ख्याल से रोज ही टीम में उतारते हैं जिसमें प्रमोटर्स की बाइंग होती है। आज भी वो अंडरलाइंग थीम होगी इस बुलिश मार्केट में। हमें लगता है सबसे पहले जेएसडब्ल्यू स्टील, मेटल स्पेस की कंपनी, अपने रीसेंट हाइस से हम लगातार हाईलाइट भी कर रहे हैं। 1350 के शायद वो रीसेंट हाइस थे, वहां से 30-32% आपको नीचे कामकाज करता हुआ नजर आएगा।
और जिस तरह का कॉन्फिडेंस इस कंपनी का मैनेजमेंट इंफ्यूज कर रहा है, जिस तरह से इनफैक्ट प्रमोटर एंटिटीज इस कंपनी के ओपन मार्केट शेयर एक्वायर करती हैं, वो हमें बहुत ज्यादा कंफर्टेबल जोन में रखता है इस कंपनी के लिहाज से। इनफैक्ट कल भी यहाँ पे घोषणा आई है कि JSW टेक्नो प्रोजेक्ट्स ने फिर से 50,000 शेयर एक्वायर करें, और ये कल का इंसिडेंस नहीं है, इससे पहले कई बार, और उसमें भी कई बार हम आपको इसी शो में हाईलाइट कर चुके हैं प्रमोटर जिस तरह से खरीदारी कर रहे हैं। इसलिए हमें लगता है यहाँ पे आपको खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। शायद मेटल एज अ पैक के साथ साथ इसमें भी थोड़ा सा लैकलस्टर ट्रेड ही आपको फॉर द टाइम बीइंग देखने को मिले, लेकिन थोड़ा सा पेशेंट हो तो हमें लगता है यहाँ से स्मार्ट मूव्स लंबी अवधि में देखने को मिलेंगे। और आज तो खरीदारी करने के वैसे भी मौके ढूंढने ट्रेडिंग के लिहाज से। ICICI बैंक, और ध्यान रखें ये बैंक एक बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है बैंकिंग पैक में, और खासतौर पे जो बाजार में दबाव बनाया उसका एक बड़ा कारण था ICICI बैंक का कमजोर परफॉर्मेंस, क्योंकि एक हेवी वेट है अपने पीयर्स के मुकाबले, और एक्सिस बैंक जैसे पीयर्स के मुकाबले तो एक काउंटर कहीं ज्यादा पिछले कुछ दिनों में अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आया है। हमें लगता है यहां पे भी खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। आज के ट्रेडिंग सेशन में शायद 344 तक के लेवल्स तक अप्रोच करें। इसी के साथ वक्त तो चला हम दोनों की टीम्स के डिपेंडेबल खिलाड़ी जानने का। AIA इंजीनियरिंग को डिपेंडेबल के तौर पर सेक्टर्स ने चुना है। बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है इंजीनियरिंग कंपनी, और सेक्टर्स को लगता है कि इसके पिछले 3 क्वार्टर के आप रिजल्ट्स देखेंगे तो सरप्राइजिंगली इस सेगमेंट में लीड करता हुआ स्टॉक दिखा है, और पिछले पूरे साल का जो प्रॉफिट था उसके मुकाबले इसने 2 क्वार्टर में भी उसको अचीव करते हुए दिखा है। सेक्टर्स को लगता है कि रिजल्ट से पहले इसमें अच्छी खासी बाइंग देखी जा रही है डिलीवरी बेस, तो यहाँ पे लगता है कि एक बहुत शार्प रिकवरी आपको इसमें देखने को मिलेगी, इसीलिए लगातार सेक्टर्स इस पर बुलिश और खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। सेक्टर्स की मानना है कि इस साल का जो पूरे साल का प्रॉफिट होगा पिछले साल के मुकाबले कम से कम 70% ज्यादा आपको दिखेगा, और रेवेन्यूज में भी ये आप बैलेंस शीट में देख सकते हैं। सेक्टर्स लगता है कि इंजीनियरिंग स्पेस जो बहुत दबा था अब तक, वहां पे एक बड़ी मजबूती इस स्टॉक ने दिखाई है, उसका रिवार्ड इसको मिलेगा। हमें लगता है कि आज 1320 के टारगेट के साथ इसमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ट्रेडिंग के लिहाज से 1285 पे स्टॉप लॉस, और जो होल्ड कर सकते हैं वो उस पोजीशन को कैरी करें, आगे से ऊपर के लेवल में। आशीष, एक बैंकिंग पैक का एक काउंटर होगा, लेकिन लॉजिक के साथ IDBI बैंक वो बैंक है जिसमें और एक्सपर्ट्स मानते हैं आपको शायद खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए, ना सिर्फ आज के लिए, शायद एक पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से भी। एक तो आपने देखा होगा PSU बैंकिंग पैक में कमजोरी देखने को मिली है, IDBI बैंक भी अपने हाई से, रीसेंट हाई से तगड़ा करेक्शन दिखा चुका है, लेकिन इन लेवल्स के आसपास एक लिमिटेड रेंज में आपको कंसोलिडेट होता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने एक स्मार्ट मूव आना शुरू देखा है इस काउंटर में आता हुआ, और हमारे एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कहीं ना कहीं वो मूव यहां से सस्टेन होता हुआ नजर आएगा। तो IDBI में खरीदारी करने की रणनीति होगी, और वैल्यू अनलॉकिंग ये कंपनी अब स्मार्टली कर रही है, जिसको लेकर बाजार बड़ा कंसर्न था, क्योंकि इस कंपनी में जिस तरह से लगातार NPS बढ़े थे, इनफैक्ट तमाम सरकारी बैंक IDBI बैंक इंक्लूडेड NPS को लेकर बड़े कंसर्न्स माउंट हो रहे थे। अब यहाँ पे जो वैल्यू अनलॉकिंग हो रही है एसेट्स को लेकर, उससे बाजार बड़ा उत्साहजनक हो रहा है। IDBI बैंक ने, ध्यान रखें, अपना करीब 10.5% के आसपास का स्टेक बेचा है रेटिंग एजेंसी में, करीब 450 करोड़ रुपए का, और इनफैक्ट 23 दिसंबर ऑनवर्ड धीरे धीरे चंक्स ऑफलोड करना शुरू कर गए थे, और वहां से 450 करोड़ रुपए के आसपास इस बैंक ने जुटा लिया है। ज्यादा इंटरेस्टिंग हाईलाइट, और जिसको लेकर बाजार कीनली अवेट कर रहा है, शायद माना जा रहा है अब ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च के बाद, अगले फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में शायद वो NSE का जो ऑल इंपॉर्टेंट स्टेक है वो ये कंपनी ऑफलोड करती हुई नजर आएगी। तो IDBI बैंक में एक तगड़ा शायद यहां से रेवेन्यू जनरेट होता हुआ नजर आए, और IDBI बैंक उस लिहाज से हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं रडार पे रखें। वैसे भी आज शायद बैंकिंग एज अ पैक में एक रिलीफ के तौर पर रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरह से जैनेट येलेन के स्टेटमेंट्स आए हैं, अगर कोई लोग अप्रैल की पॉलिसी में डरें, एक बार फिर से एक टोकन जेस्चर गवर्नर साहब की तरफ से 127% के आसपास की अगर एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे थे, तो उनके लिए थोड़ा सा कंफर्ट जोन है कल की जिस तरह का US से पॉलिसी अनाउंसमेंट आया। तो हमारा मानना है इस पॉकेट में ध्यान रखें, और IDBI बैंक शायद अच्छा परफॉर्म कर सकता है। छोटे से ब्रेक, उसके बाद हम दोनों की टीम्स के मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ी। मिडिल ऑर्डर में 2 स्टॉक्स होंगे जो सबसे पहले शॉर्ट्स के लिए सेक्टर्स ने चुने। JSPL, जिंदल स्टील एंड पावर सेक्टर्स को यहाँ भी खाली करनी चाहिए, क्योंकि जो अंडर रिव्यू है इनकी जो माइंस, और अब ये खबरें निकल के आ रही है कि शायद एक व्यू ये बन सकता है सरकार का कि जो वो 5 माइंस हैं उनको कोल इंडिया को ट्रांसफर कर दिया जाए। सेक्टर्स को लगता है ये बहुत ही बड़ा नेगेटिव इस स्टॉक के लिए हो सकता है, तो यहाँ पे इस स्टॉक में दबाव डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा, और अगर ऐसा होता है
जैसा कि बज़ है मार्केट में जो हमें पता चल रहा है, तो ये स्टॉक फिर से अपने उन पुराने स्तर की तरफ जाता हुआ दिखेगा जहां से स्टॉक ने एक रैली दिखाई थी। तो 165 के टारगेट के साथ जिंदल स्टील पावर में शॉर्ट करके चलिए। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट यहाँ पे भी बिकवाली की सलाह होगी। और कल महाराष्ट्र सरकार के जो बजट है उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि एफएसआई में बहुत जबरदस्त प्रीमियम लगा दिया गया। एक्स्ट्रा एफएसआई लेते तो भी प्रीमियम है, एफएसआई खरीदते तो भी प्रीमियम है। सेक्टर्स को लगता है कि ऐसे प्लेयर्स जो मुंबई में प्ले करते हैं सबर्ब्स के अलावा भी, उनके लिए दिक्कत होगी क्योंकि इनकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी और इससे कीमतें बढ़ती दिखेगी। उससे स्टॉक पे डेफिनेटली प्रेशर दिखे, खासतौर पे जो रियल एस्टेट खासतौर पे मुंबई में प्ले करते हैं। इंडिया बुल्स में दबाव देखने को मिलेगा। सेक्टर्स को 68 के लक्ष्य के साथ इसमें बिकवाली करके चले और 75 पे स्टॉप लॉस भी रखें। प्रिज्म सीमेंट सेक्टर में खरीदारी की सलाह सेक्टर्स दे रहे हैं। उनका मानना है ये सेक्टर अब तक बड़ा लेगार्ड रहा, इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन खासतौर पर प्रिज्म सीमेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। सेक्टर्स लगता है इस पर फोकस करना चाहिए। और अब ये खबरें निकल रही हैं कि बड़े प्लेयर्स जो हैं इसमें मर्जर एक्विजिशंस की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि नया प्लांट लगाने की जो दिक्कतें हैं उसको देखते हुए अब ये M&A की एक्टिविटीज इसमें बढ़ती हुई दिखेंगी। तो तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं, छोटे छोटे कंपनियां हैं जहां पे ये हरकतें हो सकती हैं। स्टॉक की परफॉर्मेंस देखते हुए सेक्टर्स लगता है कि यहाँ पे आपको नजर रखनी चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से 125 का लक्ष्य होना चाहिए और 112 पे स्टॉप लॉस फोकस खरीदारी पे रहने वाला है। कुछ ऐसी कंपनीज आपने महाराष्ट्र के बजट को हाईलाइट करा था, शायद उसी का पैग मान लीजिए। जैन इरिगेशन पहली कंपनी है जिसमें एक्सपोर्ट्स को लगता है खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। पहले तो जो यूनियन बजट आया था, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट था, उसमें जो माइक्रो इरिगेशन के लिए आवंटन था कहीं जाता था। वित्त मंत्री ने स्पेसिफिकली उस स्पीच में ये भी हाईलाइट करा था कि अगर रेवेन्यू कलेक्शन अच्छे रहे, टैक्स कलेक्शन अच्छे रहे, तो इरिगेशन के एडिशनल 30% और दिया जाएगा। तो उस लिहाज से बहुत साउंड बजट था माइक्रो इरिगेशन के केस में। और जैसे जैसे स्टेट्स को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, ज्यादा पैसा, ज्यादा डिस्क्रिशनरी पावर्स दी गई हैं, उसके बाद कहा जा रहा है तमाम स्टेट शायद माइक्रो इरिगेशन के फ्रंट पे स्मार्टली मूव करते हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि एक वोट बैंक पॉलिटिक्स कह लीजिए, डेवलपमेंट एजेंडा कह लीजिए, हर तरफ से माइक्रो इरिगेशन फिट बैठता है। महाराष्ट्र के बजट में भी कल मेरे ख्याल से माइक्रो इरिगेशन पे जो खर्च है उसे बढ़ाने की बात करी गई है। तो ये पहला इंस्टेंस है उस बजट के बाद या फिर स्टेट्स के बाद डिस्क्रिशनरी पावर्स आने के बाद। हमें लगता है जैन इरिगेशन जैसी कंपनी जो कि टेक्नोक्रेट चलाते हैं, साउंड कंपनी है, स्ट्रांग बिजनेस मॉडल है, स्ट्रांग फंडामेंटल्स हैं, खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। इनके लिए मैक्रो एनवायरमेंट जो है वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो रहा है। मार्केट बड़ा एक्सपैंड होगा शायद आगे चलते हुए। 68 तक के लेवल्स तक यहाँ पे अप्रोच करें। स्टॉक अपने हाई से बहुत तगड़ा करेक्ट हो चुका है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स एक और इंटरेस्टिंग कंपनी है। मेरे ख्याल से इसका ईयर हाइज तो ऑलमोस्ट 450, 385 मेरे ख्याल से टू बी प्रिसाइज है। वहां से तो ये काउंटर इस समय 45% नीचे कामकाज कर रहा होगा। बीते रिजल्ट्स में कमजोरी, उसके बाद लगातार स्टॉक में दबाव देखने को मिला। और सेंट्रल गवर्नमेंट की एक और की स्कीम है वो एलईडी लाइट्स या फिर एनर्जी सेविंग की जो बात करी गई थी। महाराष्ट्र के बजट में भी आपने अगर देखा हो तो उस पर भी ड्यूटी जो है सिग्निफिकेंट रिडक्शन वहां पे देखने को मिला है। मेरे ख्याल से 12 रुपए से 5 रुपए पे 6% पे पहुंचती हुई नजर आई है। बजाज इलेक्ट्रिकल सिर्फ वही नहीं, जिस तरह से करेक्ट हुआ है, जिस तरह का बिजनेस मॉडल है, जिस तरह का पेरेंटेज है इस कंपनी का, हमें लगता है अट्रैक्टिव लेवल्स पे ये कंपनी शायद थोड़ा सा पेशेंस रखें, अच्छे स्मार्ट मूव्स ये यहां से डिलीवर कर सकता है। अंडरलाइंग थीम की हमने बात करी थी जहां पे प्रोमोटर्स बाइंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उस थीम से स्टिक करना चाहेंगे क्योंकि वो हमें एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस देता है किसी भी कंपनी को लेकर। वेल्सपन इंडिया, यहां पर पिछले भी कई बार इंस्टेंसेस देखे हैं और फिर से प्रोमोटर्स कृषिराज ट्रेडिंग जो एक प्रोमोटर एंटिटी है, कल करीब 1.85 लाख या कहें ऑलमोस्ट 2 लाख शेयर्स ओपन मार्केट से उन्होंने एक्वायर करें। 349, 350 तक के लेवल्स तक यहाँ पे अप्रोच करने की सलाह। इसी के साथ वक्त तो चला हम दोनों की टीम्स के फ्री हिट जानने का। सेक्टर्स का फेवरेट जिलेट एक बार फिर से सेलेक्टर्स के रडार पे, और आप देखिए मैंने आपसे कहा था कि बहुत अच्छा रिटर्न देगा। 4850 पे ट्रेड कर रहा है, 3000 में रिकमेंड किया सेलेक्टर्स ने। तो एक जबरदस्त रैली इस स्टॉक ने आपको दिखाई है और जैसे जब से इसके रिजल्ट आए उसके बाद से सेक्टर्स के मानना है कि अच्छे फंडामेंटल मजबूत वाले और जिनका डोमिनेंस है वर्ल्ड वाइड, उन पे आप फोकस करिए। जैसे स्टॉक के हाथ में पूरी प्राइसिंग है, भारत में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो जिलेट के सामने मैच भी कर सके। सेक्टर्स में इसी वजह से एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है। नए इनोवेशंस और प्रोडक्ट्स की बहुत तगड़ी लाइनअप है जो आने वाले समय में आपको देखने को मिले। सेक्टर्स में कल जिसने कमजोर बाजार में जहां थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा था, उसके बावजूद स्टॉक 5% ऊपर गया। और इतने बड़े टिकट साइज के स्टॉक्स में ये मान के चलिए आपकी मजबूत हाथों में ही ट्रेडिंग होती है, खरीदारी होती है और डिलीवरी बेस्ड बाइंग होती है। सेक्टर्स लगता है कि आज जो 5000 का स्तर है ये पार करता हुआ दिखेगा, तो यहाँ पे खरीदारी करके चलें। 4825 पे स्टॉप लॉस है। हमें उम्मीद है कि आपने इसमें अच्छा पैसा अब तक बनाया भी होगा अगर आप बने होंगे तो। गार्डन सिल्क मिल्स वो कंपनी जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करके चलें। सूरत गुजरात बेस्ड ये कंपनी है।
मेरे ख्याल से हम सब इस कंपनी के बारे में जानते होंगे, गार्डन सिल्क मिल्स, जिनके पास गार्डन और गार्डन वरेली जैसे ब्रांड्स हैं। खास तौर पे आप उससे एसोसिएट कर लेंगे कि ब्रांडेड साड़ीज एक जमाने में और आज भी ब्रांडेड साड़ीज और ड्रेस मटेरियल्स का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सेलर है इस देश में ये कंपनी गार्डन सिल्क। बहुत हेल्दी टॉप लाइन क्लॉक करती है कंपनी। 3000 करोड़ प्लस का रन रेट में पिछले 3-4 साल के फाइनेंशियल्स देख रहा था, लगातार वो रन रेट इस कंपनी ने मेंटेन कर रखा है, अगर आप इस सेक्टर के कंसर्न्स की बात करें उसके बावजूद। पर दिक्कत की बात पहले ही अपफ्रंट हाईलाइट कर दूं, ये कंपनी अभी भी लॉसेज एकदम से क्लॉक करना शुरू कर चुकी है पिछले 2-3 सालों से, जो तमाम टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनियों के साथ दिक्कतें सामने आई थी। तो अगर कोई फंडामेंटल कॉल लेना है तो कुछ एसेंशियल है इस कंपनी के लिहाज से कि अपने लॉसेस स्टेम करे या फिर प्रॉफिटेबल प्रोफाइलिंग पे पहुंचती हुई नजर आए। अनटिल अनलेस वो होता है, उसके इंस्टेंसेस देखने को मिलते हैं। शायद फंडामेंटल्स के लिहाज से यहाँ पे कॉल लेना, लंबी अवधि के लिहाज से कॉल लेना गलत होगा, लेकिन हमें लगता है ट्रेडिंग के लिहाज से यहाँ पे शायद मौके ढूंढने चाहिए। इस कंपनी ने प्रमोटर्स को जो 19.5 लाख शेयर्स जारी करने की बात करी है, CCPS थे, उसे कन्वर्जन की बात करी गई है 25-25.5 रुपए के प्रीमियम पे 10 रुपए की फेस वैल्यू पे, यानी कि ये कन्वर्जन होगा 35 रुपए 78 पैसे पे। मौजूदा स्तरों से करीब 35% के आसपास का प्रीमियम, 7-8 करोड़ रुपए के आसपास इस कंपनी के पास इस प्रीमियम एलोकेशन के जरिए आते हुए नजर आएंगे। गार्डन सिल्क का ध्यान रखें, मार्केट कैप इस समय मेयर 100 करोड़ रुपए के आसपास का है। ईयर हाइज इसके 56 रुपए के आसपास थे, तो वहां से तो ऑलमोस्ट 55% काउंटर नीचे कामकाज कर रहा है। तो यहां पे ट्रेडिंग के लिहाज से शायद मौके ढूंढने चाहिए और शायद बेहद शार्प मूव ये कंपनी डिलीवर कर सकती है। 28.5 से 29 तक के लेवल्स तक यहां पे अप्रोच करने की सलाह। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम दोनों की टीम्स के आखिरी के 3 खिलाड़ी। आप फोकस खरीदारी पर रहने वाला है। सबसे पहले PSL यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। ध्यान रखिए अपने जो साल के लोज हैं 12 रुपए 40 पैसे के आसपास, वहां पे ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। 36 रुपए के ईयर हाई से तो 65% नीचे है। इस कंपनी का जो CDR अप्रूव हुआ था ICICI बैंक ने मेरे ख्याल से अब यहाँ पे 8.5% के आसपास का स्टेक वे एक्वायर कर लिया है। शायद यहाँ पे ट्रेडिंग के लिहाज से एक स्मार्ट बाउंस आ सकता है, इसीलिए मैंने लोअर लेवल्स भी हाईलाइट करे थे। खरीदारी करने के शायद यहाँ पे मौके ढूंढने चाहिए सिर्फ ट्रेडिंग लिहाज से। GMR इंफ्रा लगातार हमें पसंद आया ये काउंटर। इस कंपनी का राइट इशू आने वाला है। आपको याद होगा एक टाइम पे NCC का राइट इशू आया था, बैलेंस शीट रिसरेक्ट हुई थी और किस तरह की तगड़ी री-रेटिंग हुई थी। इस कंपनी के एसेट्स बेहद स्ट्रांग है, डेट को लेकर कंसर्न्स हैं। प्रमोटर्स लगातार इस कंपनी में खरीदारी कर रहे हैं। कल भी यहाँ पे प्रमोटर GMR बिजनेस एंड कंसल्टेंसी ने 34 लाख शेयर्स ओपन मार्केट से इस कंपनी के एक्वायर करे। शायद यहाँ पे डिबलिंग करना शुरू करना चाहिए आपको। फ्यूचर कंज्यूमर एंटरप्राइजेस एक और ऐसी कंपनी जिसको हम लगातार हाईलाइट कर रहे हैं। यहाँ पे भी प्रमोटर्स, हालांकि एक छोटा टिकट साइज है तो प्रमोटर्स की बाइंग, लेकिन एक बार की इंस्टेंस नहीं है, लगातार प्रमोटर्स यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। कल भी 10 लाख शेयर्स एक्वायर करें, अपने हाई से करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। शायद यहाँ पे 13 के ऊपर के लेवल्स जाता हुआ नजर आए, इसलिए यहाँ पे भी मौके ढूंढने चाहिए। नीरज जी, आपके आखिरी के 3 खिलाड़ी। एक्सिस बैंक पहला होगा और हाई बीटा स्टॉक्स पे से नजर है तो एक्सिस बैंक पे नजर रखिए। ऊपर से करेक्ट हुआ तो यहाँ पे एक रिबाउंड देख रहे हैं सेलेक्टर्स। 600 के टारगेट के साथ खरीदारी करें, 575 पे स्टॉप लॉस। ONGC शॉर्ट करने की सलाह होगी और अब खबरें निकल के आ रही है कि जो नेचुरल गैस है उसकी कीमतें 10% कम की जाएंगी 1 अप्रैल से। इस पे जो है अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन सेक्टर्स का मानना है जिस तरीके से 6-6 महीने में रिव्यू था तो 6 महीने 31 मार्च को खत्म होगा और 1 अप्रैल से 10% प्राइस करने, क्योंकि ग्लोबली प्राइस गैस के नीचे है, ये स्टॉक के लिए एक नेगेटिव होगा। 300 के लक्ष्य के साथ इसमें भी क्वाली करें। NTPC एक और स्टॉक होगा, यहाँ पे भी शॉर्ट करके चलना। सेक्टर्स मानना है कि इसमें भी डिसइन्वेस्टमेंट की बात सामने निकल के आ गई और अप्रैल फर्स्ट वीक में भी यहाँ पे ये सारी चीजें हैपनिंग होती है। यहाँ पे 145 के टारगेट के साथ NTPC में भी शॉर्ट करके आप चल सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे और आशीष को दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के तुरंत बाद लेके आएंगे मार्केट काउंटडाउन और CNBC बाजार पे होगा मॉर्निंग टिकर। नमस्कार।